आपने बाली का नाम जरूर सुना होगा। हनीमून हो या किफायती दाम में विदेश घूमने की बात हो, मालदीव्स और बैंकॉक वाली लिस्ट में अक्सर बाली का भी जिक्र ही जाता है। अभी नवंबर में ही पीएम मोदी बाली में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। बाली इंडोनेशिया का एक प्रांत है। उस देश में ऐसा कानून आ रहा है जिसके कारण अब आप बाली जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। सोच तो आप ये भी रहे होंगे कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में कौन जीता। ये सब पता चलेगा 8 दिसंबर को। लल्लन टॉप पर मिलेगी पल पल की खबर सुबह 7 बजे से। जय जनादेश में आपका इंतजार रहेगा। फिलहाल दुनियादारी के इंतजार को हम खत्म करते हैं। तो शो में आज बात होगी इंडोनेशिया अपने क्रिमिनल कोड को क्यों बदल रहा है और इससे इंडोनेशिया की टूरिज्म इंडस्ट्री और बाकी उपलब्धियों पर क्या फर्क पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले इंडोनेशिया की कहानी। इंडोनेशिया की संसद ने 6 दिसंबर को नए क्रिमिनल कोड को मंजूरी दे दी। क्रिमिनल कोड में अपराध से जुड़े नियम कानून दर्ज होते हैं, यानी कौन सी गतिविधि क्राइम की कैटेगरी में आएगी और उसके लिए किस तरह की सजा मिलेगी। क्रिमिनल कोड में मोटामाटी इसका ब्यौरा होता है। क्रिमिनल कोड को राज्य के द्वारा लागू कराया जाता है। भारत में क्रिमिनल कोड को इंडियन पीनल कोड के नाम से जाना जाता है। आईपीसी की स्थापना ब्रिटिश राज में हुई थी। 1947 में विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सरकारों ने इसको जारी रखा। पाकिस्तान में पाकिस्तान पीनल कोड यानी कि पीपीसी बन गया। भारत में आईपीसी के नाम से जाना गया। इसमें समय समय पर संशोधन भी किए जाते रहे हैं। इंडोनेशिया में जो मौजूदा क्रिमिनल कोड है उसे डचों ने बनाया था। इस इलाके में डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि VOC 17वीं शताब्दी की शुरुआत में आई थी। उस समय इंडोनेशिया अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। जावा और कुछ दूसरे द्वीपों पर डच कंपनी का प्रभाव था। 1799 में VOC दिवालिया हो गई। इसके बाद डच सरकार ने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। कुछ समय बाद ब्रिटिश भी आए, मगर वे लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए। 1816 में ब्रिटेन ने इंडोनेशिया को डच सरकार के हवाले कर दिया। उन्होंने अलग अलग बिखरे हुए द्वीपों को जीतकर एक साथ मिलाया। इंडोनेशिया पर डचों का शासन 1942 तक चला। 1942 में जापान ने इलाके पर कब्जा कर लिया। अगस्त 1945 में सरेंडर के बाद जापान को बाहर निकलना पड़ा। इसके 2 दिन बाद राष्ट्रवादी नेता सुकर्णो ने आज़ादी की घोषणा कर दी। वो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति बने। डच इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्हें इंडोनेशिया की आज़ादी को स्वीकार करने में 4 बरस लग गए। 1949 में डच सरकार ने अपना बोरिया बिस्तर भी समेट लिया। भले ही डच शासन वापस लौट गया था, मगर औपनिवेशिक शासन के निशान मुल्क की हर दीवार पर चस्पा थे। इसका असर इंडोनेशिया के क्रिमिनल कोड पर भी दिखाई दिया। आज़ादी के बाद डचों द्वारा बनाए गए क्रिमिनल कोड को बरकरार रखा गया। समय समय पर इसमें बदलाव की मांग होती रही। कहा गया कि नया क्रिमिनल कोड आज़ाद इंडोनेशिया के हिसाब से होना चाहिए। 2019 में इसको अपडेट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उस समय इसका जबरदस्त विरोध हुआ। 5 लाख से अधिक लोगों ने पिटीशन साइन कर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की अपील की। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने उस समय कहा था कि प्रस्तावित कानूनों पर और विचार करने की जरूरत है। उन्होंने वोटिंग को कुछ समय के लिए टाल दिया। माना जा रहा था कि जिन मुद्दों पर कोड का विरोध हुआ सरकार उन्हें ठीक करने की कोशिश करेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2019 में जिन प्रावधानों के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट हुए थे, दिसंबर 2022 में उन्हीं को कायम रखा गया। इसमें व्यक्तिगत पसंद और राजनीतिक और धार्मिक आज़ादी के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। इसको लेकर इंडोनेशिया से ज़्यादा दूसरे देशों में हंगामा मचा है। अभी तक 7 विवादित प्रावधान सामने आए हैं। एक एक कर सभी के बारे में जान लेते हैं। पहला, इंडोनेशिया में शादी से पहले सेक्स गैर कानूनी होगा। इसके लिए 1 साल की सजा हो सकती है। दूसरा, शादी के बाद अपने पार्टनर से इतर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाना अपराध माना जाएगा। इसमें भी 1 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। पुराने कानून में शादीशुदा पुरुष और पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला के बीच शारीरिक संबंध को गैर कानूनी माना जाता था। अब गैर शादीशुदा पुरुष और महिला के शारीरिक संबंधों को भी अवैध बना दिया गया है। तीसरा, लिव इन रिलेशनशिप पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 6 महीने की जेल भी हो सकती है। चौथा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य की संस्थाओं या राज्य की विचारधारा के अपमान को भी अवैध माना जाएगा। 5वां, गर्भपात को भी गैर कानूनी बना दिया गया है। इसके लिए 4 साल तक की सजा की व्यवस्था है। सिर्फ आपातकालीन स्थितियों में गर्भपात की इजाजत होगी।
छठा, किसी मार्क्सवादी लेनिनवादी संगठन से संबंध रखने पर 10 साल और कम्युनिज्म का प्रचार करने पर 4 साल तक की जेल की सजा होगी। और सातवां, किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म छोड़ने के लिए उकसाना भी अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। इंडोनेशिया अपने आप को सेकुलर देश बताता है। आधिकारिक तौर पर राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, वो किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन सिर्फ 6 धर्मों को मान्यता मिली हुई है: इस्लाम, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, बौद्ध और कन्फ्यूशियसवाद। इसी वजह से इंडोनेशिया को मल्टी रिलीजियस सेकुलर स्टेट भी कहा जाता है। हमने जो 7 कानून अभी अभी आपको गिनाए, उनके ऊपर काफी बवाल हो रहा है। इसी हफ्ते संसद के बाहर कुछ मानवाधिकार संगठनों ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। 2019 की तरह का विरोध इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि नया क्रिमिनल कोड तुरंत लागू नहीं होगा, पहले से राष्ट्रपति के पास दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। अगर राष्ट्रपति ने 30 दिनों तक इस पर साइन नहीं किया और ना ही कोई आपत्ति जताई तो कोड अपने आप अस्तित्व में आ जाएगा। नए कानून को डिट्टो लागू करने के लिए 3 साल का समय दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इतने समय में आम जनता और कानून का पालन कराने वालों को सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। नए क्रिमिनल कोड को निर्विरोध रूप से संसद से मंजूरी मिली है। राष्ट्रपति विडोडो भी इसको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। पूरी संभावना है कि नए क्रिमिनल कोड को अदालत के अंदर चुनौती दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि नए क्रिमिनल कोड का विरोध आखिर हो क्यों रहा है। इसकी 4 बड़ी वजहें हैं, एक एक कर सभी जान लेते हैं। पहली, नए क्रिमिनल कोड के अधिकतर प्रावधान इंडोनेशिया के नागरिकों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों पर भी लागू होंगे। मसलन विदेशी पर्यटक, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता आदि, उन्हें भी सेम कानून का पालन करना होगा, वरना वे भी सजा के भागीदार हो सकते हैं। इंडोनेशिया की जीडीपी का लगभग 5% हिस्सा पर्यटन से आता है। टूरिज्म इंडस्ट्री कोविड की मार झेलने के बाद उबरने की कोशिश कर रही है। इंडोनेशिया आने वाले अधिकतर टूरिस्ट नई उम्र के युवा होते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स और लिव इन पार्टनर्स भी बाली, जकार्ता, सुराबाया जैसी जगहों पर छुट्टियां मनाने आते हैं। स्टफ की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में अकेले न्यूजीलैंड से 83,000 से ज़्यादा टूरिस्ट इंडोनेशिया पहुंचे थे। एयर न्यूजीलैंड मार्च 2023 से बाली की सीधी फ्लाइट शुरू करने की योजना पर भी काम कर रहा है। नया कोड आने के बाद से इस योजना को झटका लग सकता है। स्टफ से बात करते हुए कई लोगों ने कहा कि वे इंडोनेशिया की बजाय किसी और देश को तरजीह देंगे। ठीक इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी इंडोनेशिया के नए क्रिमिनल कोड पर बहस तेज हो रही है। कोविड से पहले इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया से आते थे। लोगों का कहना है कि अगर हम होटल के कमरे में अपने पार्टनर के साथ नहीं रह सकते तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इंडोनेशिया की टूरिज्म इंडस्ट्री ने भी आने वाले समय को लेकर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि जिस समय टूरिज्म इंडस्ट्री उभार पर थी, उसी समय सरकार ने नया क्रिमिनल कोड लाकर उनकी उम्मीदें बिगाड़ दी हैं। दूसरी वजह अभिव्यक्ति के अधिकार से जुड़ी हुई है। नए क्रिमिनल कोड में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सरकार के विचारधारा के अपमान को अपराध माना गया है। अपमान की परिभाषा तय करने का अधिकार पूरी तरह से सरकार के पास है। इस प्रावधान का असर पत्रकारों और राजनीतिक विरोधियों पर पड़ेगा। ये प्रावधान सरकार को निरंकुश बना सकता है। विरोध की तीसरी वजह गर्भपात से जुड़े कानून से जुड़ी है। नए क्रिमिनल कोड में गर्भपात और निरोध के तरीकों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। सिर्फ आपात स्थिति में गर्भपात की इजाजत रहेगी। 21वीं सदी की शुरुआत से इंडोनेशिया इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभरा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार इंसानी अधिकारों के प्रति अधिक उदार बनेगी, लेकिन उसने अपने रूढ़िवादी रवैये को छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। चौथी वजह शरिया कानून की आशंका से जुड़ी है। फिलहाल इंडोनेशिया के कुछ चुनिंदा हिस्सों में शरिया कानून चल रहा है। उन जगहों पर शादी से इतर सेक्स के लिए कोड़े मारने की सजा दी जाती है और भी कई पुरातन पंथी नियम इस्तेमाल में हैं। नया क्रिमिनल कोड पूरे देश में लागू होगा। उसमें जिस तरह के कानून लाए जा रहे हैं वे शरिया कानून से मेल खाते हैं। आशंका जताई जा रही है कि सेकुलर होने का दावा करने वाली सरकार इस्लामिक कट्टरपंथियों के आगे झुक रही है। इंडोनेशिया में इस्लामी आतंकवाद का लंबा इतिहास रहा है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के दौरान इंडोनेशिया में इस्लामी कट्टरपंथ में बढ़ोतरी देखी गई। स्वास्थ्य और आर्थिक संकट से जूझ रहे इलाकों में कठमुल्लाओं ने अपनी जमीन फिर से तैयार कर ली है। आरोप ये भी है कि राष्ट्रपति जोको विडोडो अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए उनके आगे झुक रहे हैं। ये तो हुई विरोध की बात। कुछ संगठनों ने नए क्रिमिनल कोड का स्वागत भी किया है। इसकी वजहें भी जान लेते हैं। नंबर 1, इंडोनेशिया ने नए क्रिमिनल कोड में डेथ पेनल्टी को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया, लेकिन एक सुधार जरूर किया है। अब से मौत की सजा के मामले में 10 बरस का कूलिंग पीरियड रहेगा। अगर इस बीच में दोषी ने अपना रवैया सुधार लिया तो उसकी सजा घटाकर
आजीवन कारावास या 20 साल की कैद में तब्दील की जा सकती है। नंबर 2, कट्टर इस्लामी पार्टियों ने समलैंगिक संबंध को अवैध घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। बहस के बाद इस प्रस्ताव को कोर्ट से बाहर कर दिया गया। LGBTQ समूह इसकी तारीफ कर रहे हैं। इंडोनेशिया में समलैंगिक विवाह की इजाजत है। नए क्रिमिनल कोड में उन्हें बाहर रखा गया है। नंबर 3, इंडोनेशिया ने 77 सालों में पहली बार अपने औपनिवेशिक इतिहास को पीछे धकेलने की कोशिश की है। सरकार अलग अलग समूहों से सुझाव भी लेगी। अगले हफ्ते से इस पर संसद के अंदर बहस होगी, इसलिए ये क्रिमिनल कोड अंतिम नहीं है। इसमें आगे भी बदलाव और सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। यही लोकतंत्र का मूल भी है, बशर्ते कोई सरकार या शासक अपने कहे को अमिट लकीर ना घोषित कर दे। इंडोनेशिया के मामले पर दुनिया की नज़र इसलिए भी क्योंकि ये सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। उसने अभी तक अपनी सेकुलर छवि बचा कर रखी है। हाल के समय में इस्लामी अतिवादियों पर लगाम कसने के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। इंडोनेशिया इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है। नवंबर 2022 में उसने G20 की मेज़बानी भी की थी। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार अपने कानूनों में लचीलापन नहीं रखती है तो उसकी सारी उपलब्धियां धरी की धरी रह जाएंगी। रूढ़िवादी कानूनों का असर टूरिज्म सेक्टर पर ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले निवेश पर भी पड़ेगा। इंडोनेशिया सरकार के नए क्रिमिनल कोड पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जाते जाते एक और जरूरी सूचना, 8 दिसंबर को सौरभ द्विवेदी से सवाल पूछने का मौका है। शाम 4 बजे से लल्लन टॉप ऐप पर लाइव अपने सवाल तैयार कर लीजिए। तो आज की दुनियादारी में बस इतना ही दोस्तों। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।